पांच की बात देख रहे हैं आप। मुताबिश हुसैन। पीएम मोदी ने उधमपुर की रैली में जो है निशाना साधा विपक्ष पर, और यहां पर उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की दीवार जो है वो गिरा दी और यह फैसला कोई सियासी पार्टी बदल नहीं सकती। पीएम ने कहा कि 10 साल में जम्मू कश्मीर विकसित हुआ है और यहां के लोगों की निराशा जो है वो दूर हुई है, उनका मन बदला है। पीएम ने कहा कि जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव भी होगा और इस बार का लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सीमा पार से आतंक जैसा कोई मुद्दा नहीं है। दुनिया में अपनी नई जगह बना रहा है, इससे राजस्थान के किसानों को वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी, ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए। विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कसा है। अब आने वाले 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। साथियों, 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास वो तो है। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का मन बदला है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे, लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुस्तान अखबार को दिए इंटरव्यू की करते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देश का हक छीनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। जन कल्याण के कार्यों से भी किसी तरह का समझौता नहीं होगा। 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पिछले 10 सालों में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की है और ईडी के पास भ्रष्टाचार के सिर्फ 3% मामले राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के हैं और 97% मामले अधिकारियों अन्य संपत्तियों से संबंधित हैं। तो ईडी के बारे में भी उन्होंने अपनी बात जो है यहाँ पर रखी है। ईडी को लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार निशाना साधती रही हैं। यहाँ पर उन्होंने आगे ये कहा कि विपक्ष भी मानकर चल रहा है कि एनडीए की सरकार आएगी और भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रमाण है कि बीजेपी की गारंटी पूरी होती है और 10 साल में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, देश को बहुत आगे ले जाना है।
हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं पीएम के इस इंटरव्यू पर जो है वो और नजर डालने के लिए विस्तार से। विकास जी, यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष कोशिश कर रहा है बीजेपी पर निशाना साधने की, पीएम मोदी ने उसी को जो है विपक्ष के पाले में जो है डाल दिया है यहाँ पर कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। जी देखिए, बिल्कुल ताबिश, जो विपक्ष के हमले होते हैं वो बहुत मुथरे होते हैं और प्रधानमंत्री अक्सर उसी हमले का जवाब उसको हथियार बना के करते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि ईडी जो है वो राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो उनको वो बताना चाहते हैं कि जो ईडी में मुकदमे दर्ज हुए उसमें से 3% ऐसे मामले हैं जो सिर्फ राजनीतिक लोगों के खिलाफ हैं। 97% मामले जो है वो अधिकारियों और दूसरे उद्योगपतियों या ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसकी वजह से देश में भारी नुकसान हुआ है। और ये आंकड़ा बताते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में यानी कि तीसरे टर्म में इससे भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ था कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई अभी राजनीतिक दलों पर कर रही है आगे भी करती रहेगी, लेकिन ये मामले पिछली बार की तरह ही 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। जो बड़ा चंक है वो ऐसे अपराधियों का है जो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में डूबे हुए हैं। और इसी के पक्ष में उन्होंने जो आंकड़ा बताया कि ईडी की स्थापना से लेकर 2004 तक 5000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी, जबकि पिछले 10 साल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा 2200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है। और जो कैश जमा किया है वो और भी बड़ा आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पर जो प्रधानमंत्री का कन्विक्शन है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का, वो किसी राजनीतिक हथियार से कमज़ोर नहीं होने वाला है। इस इंटरव्यू का ये सीधा संदेश भी है। तो इससे तो मतलब यहाँ पर साफ है विकास जी के ईडी न सिर्फ विपक्ष के लिए एक मुद्दा बल्कि यहाँ पर बीजेपी भी उसको एक मुद्दे की तरह विपक्ष के लिए इस्तेमाल करेगी कि आखिर इनकी कार्रवाई क्यों इनके पीछे हो रही है। आप ये भी जो है साफ कीजिए कि भ्रष्टाचार आपने क्या यहाँ पर किया है, नहीं किया है। लेकिन अगर ये मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ में नहीं है तो इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं? विकास की अगर बात करें तो उस पर भी पीएम जो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ करना बाकी है। जी देखिए, अगर पिछले 10 साल में देखेंगे तो जो विजुअल डेवलपमेंट है वो जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिखता है और जिसकी चर्चा हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें एक तो सड़कें, नेशनल हाईवेज़ हैं, उसके अलावा गांव-गांव में बने गरीबों के मकान हैं और शौचालय हैं। ये ऐसा डेवलपमेंट है जो विजिबल है और आपको आप किसी भी पॉइंट से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में चलेंगे तो आपको एक नेशनल हाईवे मिल जाएगा। आपको किसी गांव में जाएंगे किसी भी पॉइंट से आप 50 किलोमीटर दूर, तो उस गांव में आपको गरीबों के मकान मिल जाएंगे। शौचालय तो बहुत आम बात हो गई है। तो इसी को हथियार बनाते हैं कि जब कांग्रेस आरोप लगाती है तो वो ये कहते हैं कि ये गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि जो काम सरकार ने किए हैं डेवलपमेंट के वो सबसे पहले गरीबों के लिए किए गए हैं। और उसके पक्ष में वो तर्क हमेशा देते हैं कि जो डीबीटी है, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसकी वजह से सीधे गरीबों को लाभ हो रहा है। जो पहले कमीशन खोरी होती थी, जो बिचौलिए पैसा मार लेते थे, वो बच रहा है। और ना केवल डीबीटी को आधार से लिंक करने की वजह से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार ने बचाया है, जो ऐसे लोगों के खाते में चला जाता था जिनका जन्म ही कभी नहीं हुआ है। तो ये पक्ष जो तर्क देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ बताकर जो तर्क देते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के पास बार बार सिर्फ ये कहने के कि कोई काम नहीं हुआ, कोई तार्किक जिसको कहते हैं ना तार्किक उनके पास हथियार नहीं होता कि वो सरकार को झुका सके। तो यहाँ पर इस बार के चुनाव का, हर बार लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो चुनाव होते हैं। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? अगर विपक्ष की हम बात करें तो वो भी बिखरा सा है, कई मुद्दों को लेकर हर पार्टी अपनी तरह से जो है अलग अलग मुद्दे उठा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में लगता है सभी चीजों को यहाँ पर कहीं ना कहीं छू दिया है। तेजस्वी को लेकर भी उन्होंने निशाना जो है साधा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ताबिश, मुद्दे जो उठाने का काम होता है और जो चुनाव में मुद्दा बनता है वो विपक्ष बनाता है। इस बार विपक्ष आपको दिख रहा है कि बिखरा हुआ है। जिस तरह से इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करके इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार से लेकर और बाकी कुछ और दल भी अलग होते चले गए, उसने यहीं पर एक बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी विपक्ष के गठबंधन को। और विपक्ष अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि उसे सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर छाती ठोक के जनता के बीच खड़े हो जाना है। आप देखिए, विपक्ष किसी मुद्दे को सरकार के आगे ऐसे नहीं खड़ा कर पा रहा है जिस पर सरकार लाजवाब हो जाए। और तभी मुद्दे बनते हैं चुनाव के, जब सरकारें उस पर गोलमोल जवाब देती हैं या जवाब नहीं दे पाती हैं।
जी बिल्कुल। अब देखिए किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन पीएम ने आज यहाँ पर जोरदार निशाना एक तरह से साधा है विपक्षी पार्टियों पर। बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पीएम के इंटरव्यू को जो है विस्तार से समझाने के लिए। तो पीएम मोदी ने ये इंटरव्यू दिया जिसमें तमाम मुद्दों को उन्होंने जो है छुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दौसा में रोड शो जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम यहाँ की दिखाते हैं। तो पीएम मोदी लगातार जो है वो सभाएं भी कर रहे हैं, उनकी रैलियां भी हो रही हैं और विपक्षी पार्टियों को निशाने पर भी ले रहे हैं। अब यहाँ पर राजस्थान के दौसा में इस वक्त वो मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो है पीएम के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचा है और दौसा में पीएम का ये रोड शो हो रहा है। इससे पहले अगर आज आप देखें पीएम मोदी का कार्यक्रम, तो पीएम ने आज यहाँ पर उधमपुर में जो है वो रैली की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। इसके अलावा वहाँ पर जो मुद्दे हैं उनका जिक्र उन्होंने किया और उसके बाद अब यहाँ पर ये राजस्थान में पीएम मौजूद हैं। इस वक्त दौसा में उनका ये रोड शो हो रहा है। तो पीएम लगातार यहाँ पर जो है वो अपने जो दौरे हैं, उनके रैलियाँ हैं वो चल रही हैं और इसी सिलसिले में राजस्थान का ये आज का कार्यक्रम है, जिसमें ये रोड शो जो है हो रहा है। लोगों के बीच आज वो मौजूद हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान का अगर आप समीकरण देखें तो यहाँ पर बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ की तरह जो है इसको देखा जाता है। 60% के करीब वोट पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर मिले थे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी से काफ़ी पीछे ही यहाँ पर नजर आती है। पिछली बार के चुनाव की अगर आप नतीजे देखेंगे तो वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किल रहे थे, बीजेपी के हक में ही गए थे। और इस बार भी पीएम की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पूरा जोर यहाँ पर लगाया जा रहा है। जो आंकड़ा बीजेपी लेकर चल रही है इस बार के चुनाव में 400 के पार का आंकड़ा उनकी तरफ से दिया जा रहा है। उसके लिए जो उनकी सीटें हैं उस पर भी पूरा जोर लग रहा है और जो सीटें जहां पर कांग्रेस बीजेपी पिछली बार मजबूत नहीं रही थी वहां पर भी इस बार इनकी कोशिश है। 25 में से 25 बीजेपी जीती थी पिछली बार। 60.5% वोट शेयर जो है वो बीजेपी का रहा था। कांग्रेस को 34.2% वोट यहाँ पर राजस्थान में मिला था। 19 अप्रैल को पहले चरण में जो राजस्थान में चुनाव होना है उसमें दौसा भी शामिल है, जहां पर पीएम मोदी आज मौजूद हैं। इसके अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नागौर वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है 19 अप्रैल को पहले चरण में। और दौसा में इस वक्त पीएम का ये रोड शो हो रहा है, जो आप सीधी तस्वीरें वहां की देख रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी सियासी साजिश का आरोप लगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। आतिशी ने कहा कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि ऐसा एलजी साहब के व्यवहार से लग रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती नहीं हो रही है, जबकि कई पद खाली हैं। साथ ही एलजी लगातार केंद्र को पत्र लिख रहे हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने की बात कहकर मंत्रियों की बैठकों में नहीं आ रहे हैं। आतिशी ने मंत्री पद से राजकुमार आनंद के इस्तीफे को भी इसी साजिश का हिस्सा बताया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं।
लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है। हमारा मानना है कानून अपना काम कर रहा है और सनसनी फैलाने की जगह, झूठ बोलने की जगह, भविष्य के झूठ को आकार देने की जगह दिल्ली कैसे चलेगी इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो एलजी ने पत्र लिखा उसमें उन्होंने क्या बात जो है वो कही है। एलजी ने गृह मंत्रालय को जो पत्र लिखा है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल एलजी जो है उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जिसमें कहा कि बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली के मंत्री काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से मंत्रियों का ये रवैया है। 29 मार्च और 2 अप्रैल को बुलाई गई बैठक जो है उसमें उसको लेकर यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। पहले सौरभ भारद्वाज ने बैठक का एजेंडा पूछा, दूसरी बैठक में ना आने के लिए आचार संहिता का हवाला दिया। मंत्रियों ने बैठक में आने को लेकर बहानेबाजी की। मंत्रियों ने कहा कि बिना सीएम कैसे बुलाई बैठक। सीएम ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर एलजी की मदद लें। मंत्रियों ने गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शरद, ये मामले को जरा आप समझाइए। यहाँ खींचतान चलती रहती है दिल्ली सरकार एलजी के बीच में, लेकिन यहाँ पर मंत्री नहीं आ रहे हैं बैठक में, अधिकारी नहीं आ रहे हैं, दिक्कत कहां पर है? देखिए, ये जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे उस समय पर जो हमने आशंका व्यक्त की थी, अब कहानी उसी तरफ जा रही है। ये आरोप जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने लगाया कि दिल्ली के जो मंत्री हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे कहा था कि आप मीटिंग कीजिए, स्वास्थ्य संबंधित कुछ मुद्दे हैं, पानी सप्लाई के मुद्दे हैं, तो उस पर जो मंत्री हैं उन्होंने आने से मना कर दिया। ये कहा कि ये मीटिंग जो है, ये जहां तक हमारी जानकारी है, ये मुख्यमंत्री ही बुला सकते हैं। और फिर जब उपराज्यपाल ने इस पर अपनी सफाई भेजी और दोबारा से मीटिंग बुलाई, तब ये कह दिया गया कि आचार संहिता लग रही है, हमें नहीं लगता इस तरह की मीटिंग बुलाई जा सकती है। अब दूसरी तरफ मंत्रियों ने ये कहा है कि जो अधिकारी हैं वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ये हवाला देकर कि अभी चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो इसका हवाला देकर अब मीटिंग जो अधिकारी हैं वो नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये एक तरह की खींचतान चल रही है और ये खींचतान जो है, या एक जो रोड दिख रही है किस तरफ जा रही है, ये रोड जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की बात कर रही है कि क्या कहीं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा। अगर उपराज्यपाल ये दावा कर रहे हैं कि मंत्री मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो एक ये ग्राउंड बनाया जा सकता है कि देखिए दिल्ली में सरकार चल नहीं रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। अगर मंत्री ये शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो भी समस्या वहीं आती है कि देखिए क्राइसिस हो गया है, दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहा है। ये अभी क्राइसिस या ये जो टकराव है, ये वैसे तो चलता रहता है, लेकिन अहम अब इसलिए हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय पर जेल में हैं और सारी चर्चा ये चल रही है कि क्या दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा। आने वाले कुछ समय के अंदर, 1 से 2 हफ्ते के अंदर, हमें ये जो कहानी चल रही है इसका पटाक्षेप होते हुए दिख सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर आतिशी की तरफ से जो रक्त तो दिया गया है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो यहाँ पर नहीं लग जाएगा, लेकिन क्या होता है वो आगे वक्त में के साथ ही पता चलेगा। शुक्रिया शरद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी यहाँ पर रखने के लिए। यहाँ पर हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें एनडीटीवी का शानदार इलेक्शन कार्निवल, नेता भी, जनता भी, कलाकार भी और आप भी, ये कारवां दिल्ली से हरिद्वार, मेरठ, मथुरा, मैनपुरी, लखनऊ पार कर चुका है और अयोध्या पहुंचा है। आप अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज शाम 7:30 बजे अयोध्या में राम की पैड़ी आइए और एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल को अपना बनाइए।